Hello everyone, welcome back to my channel Believe Biology. कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन आई होप आप कर रहे होंगे, और अगर नहीं किए अब तक तो स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर, ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर करेंगे। बेसिकली इसमें हम हर एक सिंगल पॉइंट कवर करेंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और इसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको कवर करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली इस सीरीज़ के साथ में जुड़े रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली जब हम प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं उनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हमें उनकी स्ट्रक्चर, जो फ्लावर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। जो फ्लावर होते हैं यहाँ पे देखिए, उसमें सबसे नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे तो पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल के ऊपर होता है थैलेमस, फिर थैलेमस से पेटल और सेपल अटैच्ड होती हैं। पेटल तो होता है कलरफुल पार्ट जो फ्लावर्स में आपको देखने को मिलता है, और जो सेपल है वो ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि जब कोई फ्लावर होता है वो कली के रूप में होता है ना, तो उस पर ग्रीन कलर की पेटल्स, ग्रीन कलर के सेपल्स की कवरिंग होती है। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को तो हम स्टेमन बोलते हैं और फीमेल पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल की जगह पे कार्पल भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए जो स्टेमन होता है ना, मेल पार्ट होता है, इसमें दो, इसकी मॉर्फोलॉजी में, इसके स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, मीन्स दो लोब प्रेजेंट है। ठीक, और जो फिलामेंट है उसकी लेंथ फ्लावर टू फ्लावर, प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि हर एक फ्लावर में सेम फिलामेंट हो, मतलब सेम लेंथ का फिलामेंट हो। ठीक है, और फिलामेंट को अगर हमें डिफाइन करना तो कैसे करेंगे कि ये क्या होता है, थिन और सिलेंड्रिकल होता है स्ट्रक्चर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कई बार असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है थैलेमस का, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना फिलामेंट का, जो पीछे वाला सिरा होता है फिलामेंट का, ये नीचे वाला, ये थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए जो एंथर क्या है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसे डाइथिकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइथिकस। यहाँ पे आपको दो लोब दिखाई दे रही होंगी। अब देखिए एक एंथर जो है उसके अंदर दो लोब होती है, और एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है ना यहाँ पे ये दो थीका को सेपरेट करती है। जो एंथर की स्ट्रक्चर है, आपने एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखा होगा, उसमें कुछ इस तरीके से ग्रूव, कुछ गहराई सी बनी हुई है ना यहाँ पे, तो इसी से हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक थीका यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ, ये इन दो थीका को सेपरेट करने का काम कर रही है एक तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर बात करते हैं, देखिए कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो इसमें सबसे बीच में प्रेजेंट होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, उसके बाहर प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर, देन मिडिल लेयर के बाहर होती है एंडोथीशियम, और जो मिडिल लेयर है उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसे टैपेटम बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट का, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। और सबसे बाहर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। और इसमें जो टिश्यू होते हैं ना, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, देखिए टिश्यू ऑफ यंग एंथर, यंग एंथर के जो टिश्यूज हैं जो हर एक कॉर्नर पे ये हैं, 1 2 3 4, ये 4 टिश्यूज प्रेजेंट हैं हर एक कॉर्नर पे। इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और इसी वजह से हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए जो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम है वो कॉमन होती है यंग एंथर में भी और मैच्योर एंथर में भी। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है यंग एंथर और मैच्योर एंथर में।
यंग एंथर में तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। और मैच्योर एंथर में 2 पोलन से एक बनती है। जो इस यंग एंथर में स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और जो सभी लेयर्स होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम, वो सब उसमें फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जो मैच्योर एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और इसमें होता क्या है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए जो यंग एंथर है उसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर होती है। एंडोथीशियम का मेन रोल किस में होता है, डिहाइशंस में होता है। मींस जब पोलन ग्रेन बाहर आते हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आते हैं जब पोलन ग्रेन, तो एंथर से बाहर, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि लेयर, बाहर की लेयर्स का टूटना, डिहाइसेंस। और जो ये तीनों लेयर है, अब देखिए एंडोथीशियम का मेन फंक्शन तो हो गया डिहाइसेंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इन तीनों का अगर काम पूछा जाए तो इनका प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में काम होता है। मतलब पोलन को रिलीज करने का, पोलन को रिलीज होने में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करती है पोलन की, और डिहाइसेंस में हेल्प करती है। अब देखिए टैपेटम, टैपेटम क्या है, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन को, और इसी से एक्साइन प्रोड्यूस होती है। अभी आप आगे एक्साइन के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन के ऊपर एक टफ सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो है टैपेटम है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। मतलब टैपेटम में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए पोलन मदर सेल होती है, ठीक है। पोलन मदर सेल में स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, ये टैपेटम लेयर शो की हुई है। पोलन मदर सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। फिर इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद में एक सेल 4 सेल में डिवाइड होती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 4 सेल में डिवाइड हुई है पोलन मदर सेल, मतलब इन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोर, और इसे 4 है ना तो इसलिए टेट्राड बोलते हैं, माइक्रोस्पोर का टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। अब देखिए जो हर एक माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे जो ये है ना 4 है, इनमें से हर एक में माइटोसिस होगा और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब देखिए माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, आगे ग्रोथ हो रही है, मतलब कि ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक एक बोल सकते हैं, इसमें ग्रोथ होती है इस तरीके की जो इक्वल ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल का और न्यूक्लियस का। इसमें देखिए यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हुआ, और अनइक्वल डिवीजन होने के बाद में इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अंदर माइक्रोस्पोर के अंदर 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक तो वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। आपको दिखाई दे रहा होगा वेजिटेटिव सेल तो बड़ी सी है और जनरेटिव सेल छोटी सी है, यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ, और इसमें ग्रोथ हुई, तो बाहर सबसे आउटर लेयर, मतलब कि सबसे बाहर में एक लेयर बन गई, एक्साइन बोला जाता है जिसे। और एक्साइन किससे डेवलप हुई थी, टैपेटम से। और जो इससे अंदर एक लेयर बनी जिसे इंटाइन बोला जाता है, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में 2 सेल्स जो हैं इसमें, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में 2 सेल बनी है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब इनके बारे में भी तो जानना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, पोलन ग्रेन को ना मेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पे मेल गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि वो पोलन ग्रेन के बारे में बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो वेजिटेटिव सेल है वो उसका साइज लार्ज होता है, ठीक। और जनरेटिव सेल क्या होती है, छोटी होती है। जो वेजिटेटिव सेल है वो फूड रिजर्व करने का काम करती है, मतलब फूड को रिजर्व रखती है। फिर ऐसे समझ लीजिए कि पोलन ग्रेन में ना पहले टैपेटम काम कर रही थी नरिशमेंट का, अब ये करेंगी वेजिटेटिव सेल, ठीक। और जो जनरेटिव सेल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। और जो वेजिटेटिव सेल है उसमें इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वेजिटेटिव सेल की वजह से ही, या फिर वेजिटेटिव सेल से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि पोलन ट्यूब का यूज़ कहाँ पे होता है और कब इसका फॉर्मेशन होता है, इसी चैप्टर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जो जनरेटिव सेल है उसमें इस जो सेल की शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, ठीक।
अब हमने देखा था कि एक्साइन और इंटाइन बनी थी जब पोलन ग्रेन डेवलप हुआ था। तो एक्साइन तो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, मीन्स हर एक जगह प्रेजेंट नहीं होती, ठीक। और जो इंटाइन होती है वो हर एक जगह प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूअस होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एल्कली, एसिड, टेम्परेचर वेरिएशंस या फिर किसी भी एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, आसानी से उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक। और जो इंटाइन है, इंटाइन में पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है इंटाइन, और यहीं से पोलन ट्यूब डेवलप होती है। जो एक्साइन है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कुछ 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए गए हैं एनसीईआरटी में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा भी नहीं बोल सकते हम, तो एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो 60% प्लांट्स होते हैं ना, उनमें पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पर हो जाता है, जब एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल बन गई तब, जैसे कि अभी यहाँ पे 2 सेल बन चुकी। और जो 40% प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल है और जो जनरेटिव सेल थी वो अभी हमने पढ़ा था ना कि वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, तो ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो एक एक पॉलिनेशन तो होता है कुछ प्लांट्स में, 60% प्लांट में, जब जनरेटिव सेल मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर मतलब जब तक नहीं करा। और 40% प्लांट में पॉलिनेशन तब होता है जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर चुकी है जनरेटिव सेल। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं पोलन एलर्जी की। तो यहाँ पे ना एक नाम होता है, मतलब पार्थीनियम, जिसे कि कैरेट ग्रास बोला जाता है, ये एक वीड है, ठीक है। ये ना वीट के साथ में इंपोर्ट हो गया था। सीड कम अलोंग विद इम्पोर्टेड वीट, मतलब जो बाहर से वीट को इम्पोर्ट करा, मंगाया गया, उसके साथ में इसके सीड आ गए थे, ठीक है। तो ये पोलन एलर्जी कोज करता है, मतलब ये एक बोल सकते हैं सोर्स है पोलन एलर्जी का। अब देखिए, इसके जो पोलन को अगर इनहेल कर लिया जाए, या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन को इनहेल कर लिया जाए, ये तो एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। कुछ प्लांट की अगर पोलन को इनहेल कर लिया जाए तो उससे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इनहेल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स वगैरह में दिक्कत है। तो एग्जाम्पल होगा इसका, मतलब कौन कौन सी एलर्जिक रिएक्शंस में क्या शो हो सकता है, या तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाए या फिर ब्रोंकाइटिस, ये दोनों प्रॉब्लम शो हो सकती है पोलन एलर्जी से, ठीक है। अब बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन, मतलब कि एक पोलन कब तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम अप टू विच पोलन कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। तो इसमें देखिए वायबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि कब तक मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन पोलन कर सकता है, यानी कि जिस काम के लिए पोलन का फॉर्मेशन हुआ है वो काम वो उसकी एफिशिएंसी में कब तक रह सकता है, कब तक वो उस काम को कर सकता है। अब 3 फैमिलीज के नाम दिए गए हैं, रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। इनकी वायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो वीट और पैडी है इनकी वायबिलिटी कम होती है। अब बात करते हैं पोलन एज फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन जो होते हैं, उन्हें फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ पोलन हैं उनसे टैबलेट और सिरप बनते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, एथलीट्स और हॉर्सेस वगैरह जो है ना, इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोलन बैंक। पोलन, जैसे कि आपने ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा, ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ऐसे ही पोलन बैंक भी होते हैं। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको याद रह जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो देखिए, पोलन ग्रेन पोलन हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो पोलन जो है ना वो स्टोर कर जाते हैं पोलन बैंक में, और जैसे कि ब्लड को अगर स्टोर किया जा रहा है तो कुछ कंडीशंस होती है ना, ऐसे ही पोलन को स्टोर करने की कंडीशन क्या होती है कि 196 डिग्री सेल्सियस 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में इसे प्रिजर्व किया जाता है। और फिर जैसे कि कुछ जब भी ज़रूरत हो इस पोलन की तो कुछ टाइम बाद इसका प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अब कितनी सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ वगैरह आ रही हैं तो उन सब में इसका यूज़ होता है। अब देखिए, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया।
उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें क्या क्या मतलब कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल या फिर कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ऊपर तो स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और लास्ट में ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्टिग्मा है यहाँ पर पोलन लैंड करते हैं, जो स्टाइल है वो होलो होती है मतलब खोखली होती है, यहाँ से ना पोलन ट्यूब डेवलप होके यहाँ तक ओव्यूल तक आएगी। अब देखिए नंबर ऑफ कार्पल या पिस्टल हम इसे बोलते हैं ना, तो देखिए अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो उसे तो बोला जाता है मोनोकार्पलरी। मोनो मीन्स ही वन होता है। दूसरा अगर दो कार्पल प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे बाई कार्पलरी, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आती है कि जो दो कार्पल प्रेजेंट है या तो वे आपस में फ्यूज हो या फिर वे फ्री हो। तो जो फ्यूज होंगी उसे तो बोला जाएगा सिनकार्पस, और अगर फ्री होंगी तो उसे बोला जाएगा एपोकार्पस। अब बात करते हैं मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में ये जो यहाँ पे है ना बाई कार्पलरी या फिर मल्टी कार्पलरी, इन दोनों में सेम कंडीशन देखने को मिलती है, सिनकार्पस वाली और एपोकार्पस वाली। मल्टी कार्पलरी में एपोकार्पस तो होता है माइकिलिया में और सिनकार्पस होता है पैपेवर में। ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को देखने के बाद में अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और चाहे तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन तो मस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये चैम्बर होता है ना ओवरी का, जहाँ पे ओव्यूल होता है, उसे हम लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। अब देखिए नंबर ऑफ ओव्यूल की अगर बात करें तो ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट है। सिंगल ओव्यूल अगर प्रेजेंट है तो फ्रूट जो होगा ना उसमें सिंगल सीड प्रेजेंट होगा, मतलब कि जितने ओव्यूल होते हैं उतने ही सीड बनते हैं। जैसे कि आम देखा होगा आपने, आम में एक ही तो सीड होता है जिसे आम की गुठली बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए राइस, व्हीट और मैंगो, इन सब में एक ही सीड प्रेजेंट होता है। अगर ओव्यूल काफ़ी सारे हो तो काफ़ी सारे सीड बनेंगे। जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ फ्रूट्स वगैरह, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें कई सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप उन्हें देख के क्या बोलोगे कि इनमें ना इनके ओवरी में कई सारे ओव्यूल रहे होंगे, इस वजह से कई सारे सीड हैं, ठीक। एग्जाम्पल है ऑर्किड, पपाया और वाटरमेलन। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब हर एक चीज़ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, तो ओव्यूल कैसे पीछे रह जाए। ओव्यूल ने बोला कि भाई मेरी भी स्ट्रक्चर पढ़ो, मुझे भी तो जान लो थोड़ा बहुत। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। और जैसे कि हमने पोलन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, ऐसे ही है, उसे हमने माइक्रोस्पोर बोला था। ओव्यूल को हम मेगास्पोर बोलते हैं और मेगास्पोरेंजियम में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जिस आपकी एनसीईआरटी में जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर दी हुई है उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें। ओव्यूल में एक फ्यूनिकल होती है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक। फिर उसके बाद में ओव्यूल में एक यहाँ पे हीलियम प्रेजेंट होती है जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है, ठीक। एक यहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट होती है जिसे कि माइक्रोपाइल बोलते हैं। फिर पोर जैसा आप समझ सकते हैं, पोर प्रेजेंट होता है। 2 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर और इनर, इन्हें बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। उसके अंदर होता है न्यूसिलस, इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है न्यूसिलस, और लास्ट में होता है इस साइड चैलेजा। अब देखिए जो वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसिलस में आपको यहाँ पे कई सारी सेल दिखाई दे रही होंगी, और इसमें जो एक सेल होती है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होती है। जैसे कि वहाँ पे पोलन मदर सेल डिप्लॉयड थी, ऐसे यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस, अभी हमने पोलन के केस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था ना। अब देखिए न्यूसिलस है, न्यूसिलस में जो सेल है उसमें से मेगास्पोर मदर सेल की तरह सेल बिहेव करेंगी। एनी सेल क्लोज टू माइक्रोपाइल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, मतलब कि जो सेल यहाँ माइक्रोपाइल के पास हो ना वो इस तरीके से एक्ट करेगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूसिलस है ये सेल बीच में आ गई जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। इसमें मियोसिस हुआ
और ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर आगे डेवलपमेंट होगा। और इसमें क्या होता है, उसमें देखिए पोलन के केस में क्या हुआ था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था और उसमें से हर एक मतलब जो 4 सेल्स थी ना, 4 माइक्रोस्पोर थे, उन हर एक से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक मतलब एक ही स्पोर, एक ही मेगास्पोर डेवलप करेगा। ये जो 4 यहाँ पे बने ना हैप्लॉइड मेगास्पोर, इनमें से सिर्फ एक फर्दर अच्छे तरीके से डेवलप होगा, बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगे इस एक के डेवलपमेंट के लिए। सो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक स्पोर का डेवलपमेंट होना। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 डेवलप फर्दर। यहाँ पे देखिए ये जो है 4 मेगास्पोर थे, अब यहाँ पे हम एक की बात करेंगे जो कि फंक्शनल मेगास्पोर हम जिसे बोल लेंगे। उसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद में उसमें एक न्यूक्लियस का देखिए माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में उसमें 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया आगे, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया माइटोसिस होने के बाद में, और 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया माइटोसिस के बाद में। ठीक, फिर यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, फिर ये जो सेल्स मतलब ये जो न्यूक्लियस बने हैं इसमें, ये एक तरीके से इनमें साइटोकाइनेसिस होगा और ये अपनी अपनी जगह ले लेंगे इस न्यूक्लियस में। ठीक है, तो देखिए इसमें से 2 तो पोलर न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक, और जो 3 है वो इस साइड अरेंज हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे इस साइड अरेंज। 8 हो गए टोटल। अब देखिए इन्हें तो बोला जाता है, जो 3 प्रेजेंट है इन्हें बोला जाता है एंटीपोडल। ठीक, और यहाँ पे ये 3 जो है इनमें से बीच वाले को तो बोलते हैं एग सेल, और यहाँ पे जो ये 2 हैं इन्हें बोला जाता है सिनर्जिड। और इनमें कुछ मतलब ऐसी स्ट्रक्चर होती है थिक सी, उसे बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, ये फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो एम्ब्रियो सैक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए फीमेल गैमेटोफाइट है जो, वो उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज क्यों बोला जाता है उसे, क्योंकि उसमें 6 साइटोकाइनेसिस होते हैं। यहाँ पे देखिए 6 साइटोकाइनेसिस हुआ, जो ये 3 और ये 3 सेल है ना, इनमें तो साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियस थे इनमें 6 साइटोकाइनेसिस हुए और 6 सेल यहाँ पे बन गई। लेकिन ये 2 हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 जो है न्यूक्लियस की फॉर्म में रही। ठीक, और इसमें क्या होता है, हम इसे 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्टेज क्यों बोलते हैं, हम 3 सेल तो ये गिनते हैं और 3 ये गिनते हैं, और इससे हम पूरी एक सेल मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम 8 न्यूक्लियस गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस काउंट करे हमने, और सेल कितनी काउंट करी, 7। और किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें 6 साइटोकाइनेसिस होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर होना पोलन का, इसे ही बोला जाता है पोलिनेशन। अब देखिए 2 तरीके के होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में हम ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी के बारे में पढ़ते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन में हम जीनोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर पर, मतलब कि यहाँ पे एक फ्लावर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये एंथर है, इसमें ये स्टिग्मा है, इसके एंथर का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड करे तो इसे बोलेंगे ऑटोगैमी। एग्जाम्पल है इसके स्वीट पोटैटो, और इसे हम इस तरीके के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। गिटोनोगैमी क्या होता है, फ्लावर तो डिफरेंट हो लेकिन प्लांट सेम हो। यहाँ पे देखिए 2 फ्लावर है एक प्लांट पे, एक फ्लावर ये रहा एक ये रहा, इसके एंथर का पोलन ग्रेन इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे तो इसे गिटोनोगैमी बोलेंगे। ठीक है, और इस तरीके के फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट सेम प्लांट पे तो प्रेजेंट है
लेकिन सेम फ्लावर पे नहीं है, तो इसलिए फ्लावर को बोला यूनिसेक्सुअल और प्लांट को बोला बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या है इसके, कुकुरबिट्स, कोकोनट, कास्टर और मेज। जीनोगैमी में देखिए दो अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट के पोलन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर होना, इसे बोलेंगे जीनोगैमी। इसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डेट पाम और पपाया। अब देखिए कंडीशन क्या होती है ऑटोगैमी की, ठीक। अब हम इन सब की कंडीशन पढ़ेंगे कि भाई ऑटोगैमी की क्या कंडीशन होती है, गिटोनोगैमी की क्या कंडीशन होती है, जीनोगैमी की क्या कंडीशन होती है। तो ऑटोगैमी में तो देखिए वेरिएशन जो होती है ना वो बहुत कम आती है प्लांट्स में, मतलब कि चेंजेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि सेम जेनेटिक मतलब कि सेम फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहा होता है पोलन ग्रेन का। सेम फ्लावर से उसी मतलब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब ना के बराबर होती है। इसमें एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। और इसमें एंथर मैच्योरिटी और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो, यानी कि पोलन का फॉर्मेशन भी तभी हो रहा है और ओव्यूल मतलब जो ओव्यूल भी जो स्टिग्मा है वो रिसीव करने के लिए, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए भी उसी टाइम पे मैच्योर हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें एक और फैक्टर होता है ओपन और क्लोज फ्लावर, ठीक। अब देखिए जो गिटोनोगैमी है, गिटोनोगैमी में क्या क्या कंडीशन होती है। एक तो प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया बाइसेक्सुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। इसमें एक पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसे हम बोल सकते हैं कि फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये जीनोगैमी है, लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ऑटोगैमी है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है जीनोगैमी की, उसमें प्लांट डिफरेंट होते हैं लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक। मतलब प्लांट डिफरेंट और स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग प्लांट है, मतलब कोई हमने एक फ्लावर ले लिया लिली और दूसरा ले लिया रोज और उन दोनों के बीच में जीनोगैमी करा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो प्लांट डिफरेंट होंगे लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस कंडीशन इसमें जो जीनोगैमी है उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखिए दो तरीके के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस और कैशमोगैमस। नाम तो बहुत अच्छे हैं इनके, अब इनके बारे में भी जान लो। तो देखिए इसमें क्लिस्टोगैमस जो होते हैं ना वो क्लोज फ्लावर होते हैं, और कैशमोगैमस क्या होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हें याद कैसे रखोगे आप, जो कैशमोगैमस है इससे आप याद रखो चश्मा। अब अगर कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब चश्मा वगैरह लगा के जा रहे हैं तो ओपन है, काफ़ी ओपन है, तो इस तरीके से आप शायद इसे याद रख पाओगे। तो कैशमोगैमस क्या होता है, ओपन फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं। अब देखिए क्लिस्टोगैमस में क्लोज है तो सिर्फ ऑटोगैमी होगी, और ये इनका बाइसेक्सुअल मतलब ये बाइसेक्सुअल होंगे। ओनली ऑटोगैमी हैज़ टू बी, ठीक है, और बाइसेक्सुअल होने चाहिए, मीन्स होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, और सिर्फ ऑटोगैमी होती है। फ्लावर जब क्लोज है तो कोई और पोलन ग्रेन किसी और प्लांट का या किसी और फ्लावर का तो इन पर आ ही नहीं सकता, तो अपने ही पोलन ग्रेन से इनका क्या है पॉलिनेशन होगा, और इसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, अंडरग्राउंड फ्लावर्स जो होते हैं ना वो। अब यहाँ पे देखिए कैशमोगैमस में क्या होता है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, गिटेनोगैमी भी हो सकती है, और जीनोगैमी भी हो सकती है, और इसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अब एग्जांपल देखिए वायोलिया, कोमालिना और ऑक्जेलिस, ये जो तीन प्लांट्स होते हैं या फ्लावर बोल लें, ये क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और कैशमोगैमस भी होते हैं। अब कैसे होते हैं इनमें ना, कुछ जैसे कि क्लिस्टोगैमस कौन से थे जो कि अंडरग्राउंड थे, तो इनमें कुछ तो अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं और कुछ होते हैं जो अबोव द ग्राउंड लेवल होते हैं। तो जो ऊपर प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है उनमें क्या होगा, कैशमोगैमस प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जो रूट मतलब कि जो ग्राउंड के नीचे जो अंडरग्राउंड फ्लावर्स जो हैं उनमें क्या होगा, क्लिस्टोगैमस प्रॉपर्टी शो होगी, तो दोनों तरीके से इसमें शो होगा। अब पॉलिनेटिंग एजेंट की अगर बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में तो अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे एनिमोफिली, क्या बोलेंगे, एनिमोफिली, ठीक है। और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है
तो बोलेंगे हाइड्रोफिली। वाटर तो आप याद रख लोगे, वाटर अगर हाइड्रो वर्ड, एक्वा वर्ड, ये दोनों वर्ड कहीं भी आते हैं तो इसका मतलब वाटर होता है, ठीक है। लेकिन एनिमो में कभी भी कंफ्यूज मत होना। एनिमो आप 2 से 4 बार पढ़ के देखना, क्योंकि एनिमो एनिमल से रिलेटेड लग रहा है लेकिन होता नहीं, विंड से होती है, ठीक है। अब देखिए बायोटिक में कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट, आंट्स, ये सब। अगर बैट के थ्रू होता है तो उसे चिरेप्टेरोफिली बोलते हैं, बर्ड के थ्रू अगर हो रहा है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और स्नेल के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए किससे पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, तो बायोटिक से ज़्यादा होता है। बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, एबायोटिक के थ्रू कम होता है, ठीक। और जो एबायोटिक है उसमें मेनली विंड के थ्रू होता है पॉलिनेशन, और जो बायोटिक है उसमें मेनली हनी बी के थ्रू होता है। मतलब मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन कर रहा होता है, हनी बी कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए विंड पॉलिनेशन, देखिए इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, इनके फीचर्स क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए विंड पॉलिनेशन में पॉलन जो है वो छोटे साइज के होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बहुत भारी भरकम सा 1-2 किलो का पॉलन है, उसे हवा कैसे उड़ा के ले जाएगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए पॉलन छोटे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पॉलन ऐसा हो कि कहीं भी चिपक जाए, तो ऐसा ऐसा होगा तो फिर उड़ के कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए और खुला हुआ होना चाहिए। मतलब ताकि वो ना जैसे हल्का सा भी अगर उस पर पॉलन ऐसे टच कर गया तो वो उसे रिसीव कर ले, मतलब पॉलन ना उसके फेदर्स में ही उलझ जाए इस तरीके से, ठीक है। स्टाइल जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, और जो फ्लावर है वो कलरलेस भी होंगे तो चलेंगे। मतलब ऐसा विंड पॉलिनेशन में क्या है कि कलर के हिसाब से तो पॉलिनेशन होगा नहीं कि ये फ्लावर ज़्यादा कलरफुल है तो इसका पॉलिनेशन करा देते हैं, हवा ने ऐसा सोचा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो सिंपली क्या होगा, फ्लावर कलरलेस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जो वाटर पॉलिनेशन है वो किस किस में होता है, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना उसमें भी जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स के 30 जीनस वाटर पॉलिनेशन ही शो करते हैं। अब एक्वेटिक प्लांट में देखिए जो एंजियोस्पर्म के एक्वेटिक प्लांट है उसमें प्लांट एक्वेटिक होने चाहिए, लेकिन मतलब 2 केस आते हैं। अच्छा सुनो, देखो 2 केस आते हैं, या प्लांट एक्वेटिक है लेकिन पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट के थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और प्लांट एक्वेटिक है और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अब देखिए पहले तो ये जान लेते हैं, जो प्लांट एक्वेटिक है और पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, विंड और इंसेक्ट के थ्रू। अब ये होता कैसा है, तो सिंपली क्या होता है, वो जो प्लांट है ना ये इस केस में एक्वेटिक प्लांट कौन से हैं कि उनका कुछ पार्ट तो प्लांट वाटर के अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है, और जो बाहर वाला पार्ट है वहीं पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि विंड और इंसेक्ट के थ्रू में पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल है वाइट वाटर लिली और वाटर हाइकेंथ। अब देखिए पॉलिनेशन जिसमें वाटर के थ्रू होता है इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, एक तो सरफेस पॉलिनेशन और दूसरा आता है अंडरग्राउंड वाटर। सो देखिए इसमें जो सरफेस पॉलिनेशन किसमें होता है, वेलिसनेरिया में। इसमें मेल और फीमेल मेल फ्लावर और पॉलन फ्लोट ऑन सरफेस एंड फॉल इनसाइड फीमेल फ्लावर। मतलब कि मेल फ्लावर जो पोलन है ना वो फ्लोट करता रहता है सरफेस पे और फीमेल फ्लावर उसे रिसीव कर लेता है। फिर सरफेस पॉलिनेशन ऐसा होता है, वेलिसनेरिया में होता है। और अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है, ये पहली बात तो जान लो कि होता किस में है, ज़ूस्टेरा में होता है, जैसे कि सी ग्रास भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन अंडर वाटर होता है, इसमें दोनों सेम लेवल पे फ्लोट करते हैं। और इसमें जो पोलन है ना उनमें रिबन, मतलब जो पोलन रिबन शेप के होते हैं और म्यूकिलेज कवरिंग होती है इनमें। अब देखिए बायोटिक एजेंट जो है, बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट है, इंसेक्ट में इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट उनकी ज़रूरत होती है, मतलब तो देखिए इसमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो कलरफुल होने चाहिए, मतलब जब फ्लावर कलरफुल होंगे तो प्लांट मतलब कि जो ये है ना इंसेक्ट वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नेक्टर होना चाहिए उनमें, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह नेक्टर के लिए ही पॉलिनेशन कराते हैं। बेसिकली पॉलिनेशन तो इंसेक्ट से हो जाता है, जाते तो फ्लावर के पास नेक्टर के लिए ही है। और ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक खुशबू होनी चाहिए उनकी। और पोलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, यानी कि वो ना जो इंसेक्ट्स हैं उनके फीट वगैरह पर एक तरीके से चिपक जाए वो पोलन ग्रेन, इस तरीके से होने चाहिए। जो फ्लाइज और बीटल हैं वो पॉलिनेट करती है फॉल ऑर्डर के प्लांट्स को। मतलब अगर जो फ्लाइज वगैरह है जैसे मक्खी वगैरह ऐसी ऐसी हैं, ऐसी ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, तो वो क्या करेंगे
जहाँ से स्मेल अच्छी नहीं आ रही, जहाँ पे बुरी स्मेल आ रही है ना, वहाँ पे मतलब सपोज करो किसी प्लांट कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें से अच्छी स्मेल नहीं आती, तो उसका पॉलिनेशन मेनली फ्लाइज और बीटल कराते हैं। मेन इंसेक्ट कौन सा होता है पॉलिनेशन के लिए? बी होता है। और बाकी के कौन कौन से इंसेक्ट हो सकते हैं? बटरफ्लाइज, बीटल, मोथ, वास्प, प्लांट, ये सब हो सकते हैं। अब देखिए बैट किसका पॉलिनेशन कराते हैं? फ्लावर लार्ज साइज के हो, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो उनका, डल कलर हो और नेक्टर प्रेजेंट हो। अब बर्ड्स किसका कराते हैं? लार्ज साइज के फ्लावर हो, ब्राइट कलर हो, ऑर्डर एब्सेंट हो और नेक्टर प्रेजेंट हो, ये सब इनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी के एजेंट्स क्या होते हैं? लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, जैको लिजार्ड, लेम्यूर, ये सब। अब रिवार्ड क्या क्या मिलते हैं पॉलिनेटर को? अब तक देखिए, टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि वो जो इंसेक्ट है वो बार बार उस फ्लावर पर आता रहे और पॉलिनेशन कराता रहे, उसके लिए उन्हें कुछ रिवार्ड दिए जाते हैं। एक तो नेक्टर दिया जाता है, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनके पॉलन भी एडिबल होते हैं, मतलब खाए जा सकें। और उन्हें स्पेस दिया जाता है एग लेइंग के लिए। एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस, ये एक 6 फीट का फ्लावर है। और एक होता है यूका प्लांट। यूका प्लांट और मोथ, इन दोनों के बीच में क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो यूका प्लांट है वो स्पेस प्रोवाइड करता है मोथ को उसके एग लेइंग के लिए, उसके अंडों के लिए, उसके एग के लिए। और जो मोथ है वो उसका पॉलिनेशन में हेल्प करता है। सो एग लेइंग के लिए उस पर डिपेंड है। और जो ये मोथ है इसके लार्वा से फ्रूट के डेवलप होने से पहले ही, मीन्स जो लार्वा है, लार्वा कम आउट बिफोर फ्रूट डेवलप होने से पहले ही लार्वा बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों की हेल्प हो जाती है। फिर बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में देखिए जो मैक्सिमम फ्लावर है, मैक्सिमम फ्लावर में क्या होता है? बाइसेक्सुअल होते हैं और ऑटोगैमी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से होमोजाइगोसिटी, मतलब कि सेम कैरेक्टर शो हो रहे हैं चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों, ठीक, वो इंक्रीज हो गया। ठीक, जिसकी वजह से जो हार्मफुल ट्रेट है वो भी बढ़े प्लांट्स में। इससे क्या होगा? अगर कंटिन्यूअस ऑटोगैमी होगी तो हार्मफुल ट्रेट भी एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। सो इसकी वजह से कुछ जो प्लांट्स हैं ना उनमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिससे कि वो ऑटोगैमी को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उनमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो, ताकि उनमें वेरिएशन आए और अच्छी अच्छी चीजें उनमें रहे। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है एंथर और स्टिग्मा का अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है पॉलिनेशन में। ठीक है, पोजीशन का डिफरेंस होना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना, जैसे कि कास्टर मेज में ऑटोगैमी नहीं होती है और ना ही गिटेनोगैमी होती है। पपाया में ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी नहीं होती है, क्योंकि क्या है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि जो पोलन है सेम एंथर से अगर आया है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो मीन्स होता क्या है, जो जेनेटिक मैकेनिज्म है वो अलो नहीं करता ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी को। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें मतलब ये तो बात करी जो प्लांट ने डेवलप कर रखे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ऐसा तो होता है नहीं कि किसी भी केस में ह्यूमन वर्क ना करे, तो ह्यूमंस ने और जुगाड़ लगाया, उन्होंने और कुछ सोचा। तो उन्होंने क्या सोचा कि बैगिंग और इमैस्कुलेशन की हेल्प से हम ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी को रोक सकते हैं। तो क्या करा गया कि उन्होंने स्टिग्मा को कवर कर दिया। ठीक, स्टिग्मा को कवर कर दिया बिफोर और आफ्टर पॉलिनेशन, ताकि उस पर कोई और जो पॉलन ग्रेन है, जो अनवांटेड पॉलन है, वो उस पर पॉलिनेशन ना करे। इमैस्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है? इसमें हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो सपोज करो कोई फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ठीक, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो उसमें हम बैगिंग और इमैस्कुलेशन दोनों करेंगे, यानी कि हम उसके एंथर को तो रिमूव कर देंगे और जो उसका फीमेल पार्ट है उसे हम कवर कर देंगे, ताकि कोई और पोलन भी उस पर एंट्री, मतलब किसी और पोलन को भी वहाँ पे एंट्री ना मिले। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करेंगे? बैगिंग की, बस बैगिंग करेंगे, क्योंकि उसमें तो एक ही पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो बैगिंग को रिमूव करके हम उसे पॉलिनेशन करा सकते हैं। फिर बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। सो इसमें क्या हुआ? इट इन्वॉल्व ऑल इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है कि इसमें पॉलिनेशन के बाद के सारे इवेंट्स आते हैं, जैसे कि
पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर होना, ये सब। सो फर्स्ट देखिए पोलन और स्टिग्मा। पोलन स्टिग्मा पर लैंड कर गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दो चीजें होंगी, या तो पोलन रिजेक्ट हो जाएंगे या पोलन एक्सेप्ट हो जाएंगे। पोलन रिजेक्ट हो गए तो मतलब किस रीजन से होंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से या फिर स्पीसीज डिफरेंट है, ठीक। पोलन एक्सेप्ट किस वजह से होंगे, सेम स्पीसीज होगी या फिर कंपेटेबल होंगे, ठीक। अब देखिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ये किसकी वजह से होते हैं, केमिकल्स की वजह से होते हैं, ठीक। अब दूसरा है इसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ना कोई कहानी सी चल रही है। पहले माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, पोलन का हमने पढ़ा, फिर पोलन होता कैसा है, उसके बाद में मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो आगे कैसे डेवलप करता है, फिर पॉलिनेशन कैसे होता है, कितने तरीके का होता है, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, उसके बाद में ये पढ़ा कि जो किस किस तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर के थ्रू कैसे होता है, विंड के थ्रू कैसे होता है। अच्छा बताओ कि विंड पॉलिनेशन, जो विंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, अभी अभी कमेंट करो फटाफट, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या होती है, मतलब किस तरीके से ऑटोगैमी और गिटानोगैमी को रोका जा सकता है। उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं हम फिलहाल कि पोलन ट्यूब का आगे मतलब क्या प्रोसीजर क्या चल रहा है, पोलिनेशन के बाद में क्या क्या हुआ, ठीक। तो ये हमारी कहानी चल रही है। अब हमारी कहानी पोलन ट्यूब की ग्रोथ पर पहुंच गई है। अब देखो जो पोलन ट्यूब है वो जर्म पोर से डेवलप होती है, मतलब जर्म पोर से, हाँ जर्म पोर से डेवलप होती है। अब जर्म पोर कहाँ पे होता है, अब आपको मैं एक बात याद दिला दूँ कि मैंने आपको एक्साइन के बारे में जब पढ़ाया था और एक्साइन और इंटाइन का जब डिफरेंस हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक्साइन जो होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है, उसमें मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, हर जगह वो प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होती है ना वहाँ पे जर्म पोर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे उस पोर को, उस जगह को जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। और वहीं से पोलन ट्यूब ग्रो करती है। अब देखिए और फिर यहाँ तक हो गया। अच्छा उसके बाद में देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि जो 60% प्लांट्स होते हैं उसमें 2 सेल्ड स्टेज पर ही पॉलिनेशन हो जाता है और 40% प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज पे होता है। तो यहाँ पे देखो 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिनेशन में जनरेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल है, इसमें सिर्फ एक ही में, मतलब यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये रहा और 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, यहाँ पे जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। ये जो 2 सेल और 3 सेल स्टेज है उनका डिफरेंस बता रखा है डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे अब देखो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तो ग्रोथ होती है स्टाइल में को होके जाती है, स्टिग्मा पर तो लैंड कर गया पोलन, स्टाइल में हो स्टाइल के थ्रू जाती है पोलन ट्यूब ओव्यूल तक, मतलब फीमेल गैमेट तक। अब स्टाइल भी 2 तरीके के होते हैं, होलो या फिर सॉलिड। सो होलो अगर होगी तो मैक्सिमम मतलब अच्छे तरीके से पोलन ट्यूब जो है वो चली जाएगी स्टाइल के थ्रू, और अगर सॉलिड होती है तो उसमें ट्रांसमिशन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करती है, ठीक है। अब देखिए जो पोलन ट्यूब की एंट्री किस तरीके से हुई, यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ये एग सेल थी अगर आपको याद होगा, यहाँ पे फिलीफोम एपरेटस भी थी, हमने ये डायग्राम पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है और जो पोलन ट्यूब है वो इन जो सिनर्जिड्स है ना इनमें से एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री लेती है, ठीक है, और अपने दोनों मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज कर देती है, ठीक। अब बात कर, मेल गैमेट यहाँ पे आ गए, मेल गैमेट यहाँ पे आ गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। अब फर्टिलाइजेशन में देखो एक मेल गैमेट तो जो है वो फ्यूज करता है एग सेल के द्वारा, सॉरी एग सेल के साथ में, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है बीच में यहाँ पे एक एग सेल थी ना सिनर्जिड्स के यहाँ पे, ठीक, उसके साथ में फ्यूज करता है। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है, जो बीच में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, सेंट्रल सेल जिसे बोलते हैं, यहाँ पे इसे बोल जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 सेल के बीच में फ्यूजन हुआ, एक तो मेल गैमेट और 2 न्यूक्लियस, इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और जब मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज हो रहा है उसे बोलते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जब दोनों एक साथ हुए तो इसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा इसे। अब बात करते हैं, अब फ्यूज़न भी हो गया, अब बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। अब एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड है, ये ना डिप्लॉइड ना हैप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। इसमें 3 से हम इसे डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं, ठीक। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और फूड किसके थ्रू मिला, एंडोस्पर्म के थ्रू मिला, मतलब न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिली, एंडोस्पर्म के थ्रू। अब देखो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसे सबसे पहले तो टैपेटम्स के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रही थी, फिर किसके थ्रू मिली, फिर मिली टैपेटम के बाद में किसके थ्रू न्यूट्रिशन मिल रही थी, वेजिटेटिव सेल के थ्रू, जो नरिशमेंट का काम कर रही थी, ठीक है। और जो मेगास्पोर है यानी कि वो है एग है, उसे न्यूट्रिशन न्यूसिलस जो है वहाँ से मिल रही थी, ठीक। अब देखिए, बिफोर जाइगोट डिवाइड एंडोस्पर्म डिवीजन स्टार्ट, मतलब जाइगोट के डिवाइड होने से पहले ही एंडोस्पर्म का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। अब देखो सीड, 2 तरीके के सीड होते हैं, एक तो जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया गया और एक जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ, मतलब पूरा यूज नहीं हुआ। तो अगर एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया गया तो उसे तो बोलते हैं डाइकोट सीड, ठीक है। इन्हें नॉन एंडोस्पर्म सीड्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है पी, बीन और ग्राउंडनट में। मोनोकोट में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ, जैसे कि मेज, कोकोनट और कास्टर। अब यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो सेल है इसमें माइटोसिस हुआ, ठीक है। और किस तरीके का, फ्री न्यूक्लियर, मतलब कि सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा। यहाँ पे 3 वो जो ट्रिप्लॉइड सेल थी, मतलब एंडोस्पर्म है, ठीक है। इसके बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस हुआ, तो इस तरीके से डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक। अब एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। यहाँ पे ये एंडोस्पर्म था, इसमें माइटोसिस हुआ, कौन से वाला, फ्री न्यूक्लियर, जिसमें न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल नहीं बनी है, और फिर साइटोकाइनेसिस होता है बाद में। तो ये जो स्टेज है, ये कोकोनट में के अंदर जो वाटर है ना, ये एंड देखो उसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, और जो यूज हुआ उसमें, अब देखो एंडोस्पर्म उसमें फ्री न्यूक्लियर स्टेज में है, वाटर की फॉर्म में, ठीक। और जो वाइट एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि उसमें साइटोकाइनेसिस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोगोनी भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, जो जाइगोट है उसमें माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल। फिर एम्ब्रियो सेल तो एज इट इज रही और सस्पेंसर सेल डिवाइड हुई, मतलब सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुआ। उसके बाद में एम्ब्रियो सेल में डिवीजन हुआ, पहले सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुआ, फिर एम्ब्रियो सेल में डिवीजन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, सस्पेंसर सेल भी डिवाइड होगी और एम्ब्रियो सेल भी डिवाइड होगी। फिर यहाँ पे एम्ब्रियो सेल फर्दर डिवाइड हुई और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, आपको ग्लोब्यूल की तरह दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में हर्ट शेप का एम्ब्रियो बन रहा है, उल्टा हर्ट दिखाई दे रहा होगा। और फिर ये जो है ना, ये हर्ट शेप से कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो हमने से बोल दिया। अब देखो, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो दोनों में सेम होता है, चाहे कोई डाइकोट प्लांट हो या फिर मोनोकोट प्लांट हो। जो डाइकोट एम्ब्रियो है, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे आप एनसीईआरटी से भी देख लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे तो देखो डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, ये रे कोटिलिडन। उसके बाद में ये है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये टिप है इपिकोटाइल की, अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ये तो कोटिलिडन हो गए 2, ठीक। और ये है रूट कैप, फिर ये है टिप है, ये बीच में हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है, और हाइपोकोटाइल के इधर हाइपोकोटाइल की टिप प्रेजेंट है, जिसे कि हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, तो इधर क्या है, रूट कैप है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इधर है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, जो कि कोटिलिडन्स के ऊपर होता है, मतलब कोटिलिडन के लेवल, कोटिलिडन यहाँ पे है, इसके लेवल से ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, या फिर ऐसे समझो, ये एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर दूं,
यहाँ पे ये देखो, ये कोटिलिडन है और ये इपिकोटाइल यहाँ पे। तो इपिकोटाइल कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है। ये वो पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कि कोटिलिडन के लेवल से ऊपर होता है, इसे हम इपिकोटाइल बोलते हैं। और जो कोटिलिडन के लेवल से नीचे होता है उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल की टिप को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल की टिप को क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। अब इपिकोटाइल की टिप को हम क्या बोलते हैं? प्लूमुले बोलते हैं, जिससे कि स्टेम का फॉर्मेशन होता है। टिप ऑफ इपिकोटाइल इज इक्वल टू प्लूमुले। ठीक, यहाँ तक तो आई थिंक ये आपको ये डायग्राम तो समझ आ गया होगा। एक बार एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, उससे और अच्छी लेबलिंग समझ में आ जाएगी। अब देखो मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक कोटिलिडन होता है और कुछ ग्रासेस में इसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार स्क्यूटेलम लिखा हुआ आ जाता है, हम सोचते हैं भाई पता नहीं कहाँ से आ गया। तो होता कुछ नहीं, मोनोकोट ही होता है, मतलब कोटिलिडन ही होता है, लेकिन कुछ ग्रासेस में ऐसा हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? प्लूमुले प्रेजेंट है जहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन होगा, और उसके ऊपर कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है। ये होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें भी इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होते हैं। ये इपिकोटाइल है, मतलब कोटिलिडन के लेवल से ऊपर, और इपिकोटाइल से नीचे इपिब्लास्ट होता है। मतलब जो कोटिलिडन का थोड़ा बहुत पार्ट बचा रहता है ना, उसे बोलते हैं रेमिनेंट ऑफ कोटिलिडन। अभी पढ़ा था ना कि मोनोकोट्स में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से यूज नहीं होता। तो कोटिलिडन्स का भी जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा रहता है उसे इपिब्लास्ट बोलते हैं। फिर ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके नीचे कोटिलिडन के लेवल से नीचे क्या है? हाइपोकोटाइल है, और हाइपोकोटाइल से इधर क्या है? रेडिकल। मतलब हाइपोकोटाइल को हम हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है उसे रेडिकल बोलते हैं ना। अब देखो, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, और इसकी कैप को क्या बोलेंगे? रूट कैप बोलेंगे। और इधर क्या है? कोलोराइजा है। कोलोराइजा क्या है? एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेडिकल को सराउंड किए हुए है। ठीक। कोलेप्टाइल क्या थी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। अब देखो, सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं। सीड की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें एक तो सीड कोड प्रेजेंट होता है, जो कि इंटेग्यूमेंट जो थे ना एनाट्रोपस ओव्यूल की, जब हमने एनाट्रोपस ओव्यूल की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट के बारे में देखा था। तो जो ये होता है सीड कोट, ये किससे डेवलप होता है? इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है। एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सीड में। और एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी प्रेजेंट होता, क्योंकि कई बार तो एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है और कई बार कंज्यूम नहीं करा जाता। और कुछ सीड में जैसे कि ब्लैक पेपर, शुगर बीट, इनमें न्यूसिलस भी बचा हुआ होता है। न्यूसिलस आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, फिर उसके अंदर न्यूसिलस था ना, तो वो भी परसिस्टेंट होता है, इसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड की। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप होता है और डोरमेंसी की फेज में चला जाता है जब वाटर कंटेंट 10 to 15% होता है। मतलब होता है ऐसे, देखो अगर प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रही है तो सीड क्या होगा? उस टाइम पे डोरमेंसी की स्टेज में चला जाएगा, मतलब कि वो ग्रो नहीं करेगा उस टाइम पे, और जब उसे प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तब वो ग्रो करेगा। बस इतनी सी बात है। अब सीड्स के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? एक तो वेरिएशन आ जाती है, इससे सीड कोट जो है उसमें सीड कोट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और सीड एडवांटेज नहीं बोल सकते इसे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं, वेरिएशंस होती हैं। सीड कोट में क्या होता है? सीड कोट के थ्रू प्रोटेक्शन होती है। और सीड जर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है? वाटर डिपेंडेंट होता है, मतलब वाटर कितनी % मिल रहा है उसके हिसाब से सीड एक तरीके से ग्रो करेगा। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी कब होती है? जब एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं हम सीड को, ड्यू टू विच सीड कैन बी स्टोर्ड। मतलब डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी की वजह से ही हम सीड को स्टोर कर सकते हैं, वरना तो क्या होगा? हमने सीड को स्टोर करा और वहीं के वहीं उग गए। तो सीड कब उगते हैं? सीड कब जर्मिनेट होगे? जब उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिलेगी। अब बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड की, मतलब कब तक रखे जा सकते हैं। तो एक है फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा, इसके सीड हम 2000 ईयर तक रख सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि 2000 साल पुराने सीड डेड सी वगैरह में मिलते हैं। तो देखो, एक दूसरा है यूपिनस आर्किटेक्स, आर्कटिक टुंड्रा में जो होता है, इसके सीड 10,000 ईयर तक रखे जाते हैं, मतलब रखे जा सकते हैं। वायबिलिटी है एक तरीके से, रखता तो कोई भी नहीं, 10,000 साल तक कौन जी रहा है। तो ये तो मतलब एक तरीके से डेटा है। नंबर ऑफ सीड्स देखो,
लार्ज नंबर ऑफ टिनी सीड्स किस किस में प्रेजेंट है, मतलब छोटे छोटे कई सारे सीड, ओरोबांच, स्ट्रीगा, फाइकस, पीपल भी जिसे बोलते हैं, ऑर्किड, इन सब में ज़्यादा सीड होते हैं। फ्रूट देखिए, फ्रूट क्या होता है, राइपन्ड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं, इसमें फ्रूट बॉल होती है जैसे कि पेरिकार्प बोलते हैं। अब टाइप देखते हैं तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में तो क्या होता है, पूरा फ्रूट डेवलप हुआ ओवरी से, ठीक है। फॉल्स फ्रूट को हम सूडो फ्रूट भी बोलते हैं या फिर सूडोकार्प भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरी के साथ साथ में थैलेमस से भी अगर फ्रूट डेवलप हुआ है तो इसे बोलते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। ऐसा नहीं है कि वो फॉल्स मतलब झूठा फ्रूट या फिर किसी ने झूठा करके आपको दे दिया वो फ्रूट, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि वो थैलेमस का भी यूज़ हुआ उसमें, उसके डेवलपमेंट में। जैसे कि एग्जांपल है कैश्यू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ठीक। फिर है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जिसमें कि सीडलेस फ्रूट भी जिसे हम बोलते हैं। ऐसे तो आपने बहुत सारे फ्रूट देखे होंगे जिनमें बीज नहीं होते, और एग्जाम्पल क्या है इसका, बनाना, ठीक। अब देखो टाइप ऑफ फ्रूट की अगर बात करें तो अभी तो हमने ये देखा कि कितना ओवरी से डेवलप हुआ या फिर सीड है या नहीं है या फिर थैलेमस का भी यूज़ हुआ, तो उसके बेसिस पे फ्रूट के टाइप थे। अब है टाइप ऑफ फ्रूट्स, जैसे सिंपल फ्रूट। अब देखो मल्टी कार्पलरी और सिन कार्पस हो तो उससे दो तरीके के फ्रूट डेवलप होते हैं, एक तो ड्राई फ्रूट और दूसरा फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट तो ये होता है कि जिसमें पेरिकार्प जो है ना वो लेयर्स में डिवाइड नहीं हुई, पेरिकार्प नॉट डिविजिबल इनटू लेयर, जैसे कि मस्टर्ड और पी, ठीक। और फ्लैशी फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट आ गए, पेरिकार्प कम इनटू लेयर्स एंड एडिबल, जैसे कि मैंगो वगैरह। मैंगो में जो ये पेरिकार्प होती है इसे मीजोकार्प भी बोलते हैं, और गवावा। दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट, इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी कार्पलरी होते हैं और एपोकार्पस होते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल। फिर है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट क्या है, इसमें जो इनफ्लोरेसेंस है उससे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी। नेक्स्ट है एपोमिक्सीज। एपोमिक्सीज क्या है, ये पार्थिनोकार्पी एक तरीके की जिसमें सीड नहीं बनते और ना ही रिप्रोडक्शन होता, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, सीड नहीं बनते और रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सीज में कुछ डिप्लॉइड सेल डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में और ओव्यूल में, और फिर आगे ये सीड में डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल है ग्रासेस, एस्टीरिएसी, ये फैमिली का नाम है। अब देखो न्यूक्लियर सेल, इसमें न्यूक्लियर सेल में एपोमिक्सीज होती है, जैसे कि मैंगो और सिट्रस वगैरह में। फिर है नेक्स्ट पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, एक सिंगल सीड एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ऑरेंज में। अब यहाँ पे देखो जैसे जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और न्यूक्लियस से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे। फिर बात करते हैं हाइब्रिड सीड की। हाइब्रिड सीड क्या होता है, कॉस्टली पड़ते हैं और हर बार फार्मर्स को खरीदने पड़ते हैं बाहर से। एवरी टाइम फार्मर नीड टू परचेज न्यू सीड एंड सीड नॉट हैव सेम फीचर्स, ठीक है। अब देखो हाइब्रिड सीड में अगर हाइब्रिड सीड में एपोमिक्सीज कराई जाए, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो सीड बनेंगे ना वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, तो ये एपोमिक्सीज फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था तो इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है, अराउंड 1 आवर के, हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के अराउंड हमारी वीडियो हो चुकी है। तो आपने अगर ये पहले रिवाइज कर रखा है या फिर पहले पढ़ा हुआ है आपने ये चैप्टर, तो आप इसे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन हाँ, ये मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो में मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, और अगर ऐसा है कि कोई पॉइंट इसमें नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरी देखनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा पॉइंट इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। टिल देन प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा समझ आ रहा है आपको, आप सभी को मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो ताकि मैं वीडियो में वो चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।